हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट अगस्त 2023 पेपर 2 सामाजिक विज्ञान की दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर की सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 12 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी से पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। आज के लिए जो दोस्तों पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉपी और पेन ले लेंगे और उसमें इस प्रकार से नंबरिंग करते जाएंगे। और जैसे मान लो कि प्रश्न नंबर 16 आपका सही उत्तर हो जाता है तो सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से टिक लगाते जाएंगे। और वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ऐसा करने से दोस्तों आप अपनी स्वयं की तैयारी का मूल्यांकन स्वयं से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, रूढ़िवादी धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन ए है, रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। और कथन बी है दोस्तों, झारखंड की आदिवासी परिवार के 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा। तो दोस्तों लक्ष्मी लाकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। तो दोस्तों हमें रूढ़िवादी के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों कथन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और बी इसका असत्य उत्तर हो जाएगा। या बी इस बात को रूढ़िवादी धारणाओं को नहीं प्रकट कर रहा है या नहीं दर्शा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये सही उत्तर नहीं होने वाला है। तो सही उत्तर क्या है कि जो रोजी मैडम है, रोजी मैडम की जो बच्चे हैं, तो बच्चे दोस्तों महिलाओं को किसके नर्स के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और पुरुष को पायलट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक रूढ़िवादी धारणा का क्या है, उदाहरण है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, अमर जीवन किसकी आत्मकथा है। रुकया सखावत हुसैन की है, या पंडिता रमाबाई के, या रास सुंदरी देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा रास सुंदरी देवी। और अगला दोस्तों प्रश्न इसी पर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो दोस्तों आम्हार जीवन है ये भारतीय महिलाओं द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम लिखित आत्मकथा का नाम बताइए। तो कौन सा है दोस्तों, आम्हार जीवन हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो आम्हार जीवन है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों कौन सी भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में है। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अमर जीवन को जो रास सुंदरी देवी है उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में लिखा। तो दोस्तों 60 वर्ष की आयु के दौरान इन्होंने अमर जीवन जो आत्मकथा है इसको लिखा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका सही उत्तर अमर जीवन किसकी आत्मकथा है, तो रास सुंदरी देवी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 कि 1898 में पुणे के खेड़ा गांव में विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा किसने दी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथन है हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पंडित रमाबाई, सखावत हुसैन और रास सुंदरी देवी, लक्ष्मी लाकरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। और दोस्तों जो पंडिता रमाबाई है, पंडिता इन्हें क्या उपाधि दी गई थी, क्योंकि दोस्तों ये संस्कृत की अच्छी विद्वता थी, ठीक है, विद्वान थी, इसलिए इनको पंडिता नाम की उपाधि दी गई। और दोस्तों इन्होंने पढ़ना कहाँ से सीखा, तो अपने माता पिता से ही इन्होंने पढ़ना सीखा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, और ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों में से किसी भी प्रकार से आपको कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तीनों के तीनों ऊपर के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्ताना का स्वप्न किसके द्वारा लिखी कहानी है। रास सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, या रुकिया सखावत हुसैन, या लक्ष्मी लाकरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लक्ष्मी लाकरा द्वारा क्या सुल्ताना का स्वप्न नाम की कहानी लिखी गई। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1910 में दोस्तों
1910 में कलकत्ता में जो रुकिया सखावत हुसैन है, इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला जो आज भी क्या है, जारी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1910 में कलकत्ता में महिलाओं या लड़कियों के लिए किसने स्कूल खोला? तो दोस्तों किसने खोला? रुकिया सखावत हुसैन ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, और ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो प्रश्न इन ऑप्शनों से बन जाएगा, ठीक है, और या इसी प्रकार से सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है जिस प्रकार से हमने बनाया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कथन ए है, घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ठीक है, और कथन बी है, पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटियों और उनकी मां में जमीन का बराबर हिस्सा बटे। तो दोस्तों हमें सत्य कथन बताना है, तो सत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों हम बात करें कि बी असत्य क्यों है, क्योंकि जो दोस्तों 2005 का हिंदू अधिनियम है उसमें दोस्तों इस प्रकार की बात की गई है कि पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन है, जमीन बेटियों और उनकी मां में बराबर हिस्से में बटेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कथन बी गलत उत्तर हो जाएगा। तो जब दोस्तों कथन बी गलत है और ए सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर अभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर सही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, मीडिया के संदर्भ में सही सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों कथन है ए है कि मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, और बी है दोस्तों मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, और सी है टीवी रेडियो अखबार संचार के माध्यम है, और डी है फोन पर बात करने से लेकर टीवी के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चारों के चारों कथन सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लोकतंत्र। तो दोस्तों लोकतंत्र को ही क्या प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कथन ए है, संचार माध्यमों के द्वारा ही हमें सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं, और बी है किन घटनाओं को ध्यान केंद्रित किया जाए, कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विज्ञापन के संबंध में सत्य कथन चुने। आज हम चारों ओर, तो दोस्तों यहाँ पे को के जगह और होना चाहिए था, कि आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से गिरे हैं, और हम ही ने, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना था? हम इन्हें, ये साथ में होना था। ठीक है, हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं। ठीक है, और बी है समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। तो दोस्तों विज्ञापनों को हम कहाँ? समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शे पर भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों उस पर भी विज्ञापन चिपकाए जाते हैं। ठीक है, और कथन सी है, विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें सत्य कथन बताना है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? सत्य कथन हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि सी क्यों असत्य है, जो दोस्तों विज्ञापन है, विज्ञापन हमारा ध्यान क्या है? आकर्षित करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा नहीं करते हैं, तो इसलिए सी वाला कथन असत्य हो जाएगा। और जब सी असत्य है, ए और बी सत्य है, तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। तो दोस्तों प्रश्न है, ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें।
ठीक है, हमें दोस्तों असत्य कथन की पहचान करनी है। तो कथन ए है उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना। ठीक है, वो ब्रांड है। और अगला है दोस्तों, एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। और सी है दोस्तों, ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कम होती है जो खुले में मिलती है। और डी है दोस्तों, ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों हमें ब्रांड के संबंध और ब्रांड के मूल्यों के निर्माण के संबंध में हमें असत्य कथन बताना था। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन क्या असत्य है। और अगर हम बात करें कि सी क्यों असत्य है, तो दोस्तों जो दालें हैं उन दालों की कीमत ज़्यादा होती है जिनमें क्या है, क्या लगी हो दोस्तों, ब्रांड लगी हो, या जिनको पैकिंग की गई है, जिनको क्या है, जिनको पैक करके उनमें क्या है, कोई कंपनी अपना ब्रांड लगा देती है या अपनी मोहर लगा देती है, तो उनकी कीमत ज़्यादा होती है बजाय खुली दालों से। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा बताया जा रहा है कि ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं कम होती है जो खुले में मिलती है। तो खुले वालों की कीमत कम होती है और इनकी ब्रांड वालों की ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कथन सी असत्य उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, साप्ताहिक बाजार के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों कथन ए है, यह बाजार सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। बिल्कुल सही बात बताई जा रही है। और कथन बी है दोस्तों, साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। जो दोस्तों साप्ताहिक बाजार होते हैं वहाँ पे पक्की दुकानें नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात बताई जा रही है। और अगला है दोस्तों, साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें क्या सस्ते दामों पर मिलती है। इसका कारण ये है क्योंकि इनकी पक्की दुकानें नहीं होती है। और जब पक्की दुकानें नहीं होती है तो दोस्तों इन्हें ना तो किराया देना पड़ता है और ना ही बिजली का बिल देना पड़ता है। और जो ये पक्की दुकानें वाले होते हैं, ठीक है, तो इन्हें बिजली का बिल और साथ में दुकान का किराया देना होता है। तो इसलिए इनके दाम थोड़े से अधिक होते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये कथन सी भी क्या हो जाएगा, सत्य उत्तर हो जाएगा, कथन हो जाएगा। और कथन डी है दोस्तों, साप्ताहिक बाजार का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत की सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जरूरत की सारी चीज़ें हमें क्या है एक ही स्थान पर मिल जाता है। तो इसलिए ए बी सी डी चारों के चारों कथन सत्य हैं। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी अपने यहाँ जो आपके यहाँ के आपके आसपास जो साप्ताहिक बाजार लगता है उस साप्ताहिक बाजार का दोस्तों आप नाम बताएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे आसपास में साप्ताहिक बाजार कौन सा लगता है, तो दोस्तों मैं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से हूँ, डाकपत्तर से हूँ। और डाकपत्तर में दोस्तों एक साप्ताहिक बाजार लगता है शनिवार को, जिसे पीट नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कि डाकपत्तर के अलावा जो बाड़वाला है, बाड़वाला में भी दोस्तों एक साप्ताहिक बाजार लगता है। वो कहाँ, वो शुक्रवार या बृहस्पतिवार को लगता है। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी अपने आसपास के साप्ताहिक बाजार का नाम बताएंगे। पहले तो आप बताएंगे कि आप कौन से राज्य से हो और फिर उसके बाद अपने स्थानीय साप्ताहिक बाजार के बारे में बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दादन व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन। तो दोस्तों हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो ए है, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। और कथन बी है दोस्तों, जहां व्यापारी कच्चा माल देते हैं और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कथन सी है दोस्तों, भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बिल्कुल सही बात है। और कथन डी है दोस्तों कि इरोड का कपड़ा बाजार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों यही कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इरोड का कपड़ा बाजार, तो दोस्तों ये तमिलनाडु
ये तमिलनाडु में क्या है, जिस प्रकार से साप्ताहिक बाजार दोस्तों सप्ताह में एक बार लगता है, तो उसी प्रकार से दोस्तों तमिलनाडु में ये रोड बाजार सप्ताह में कितने 2 दिन लगता है। ठीक है, और हमें दादन व्यवस्था के बारे में बताना था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऊपर के तीनों उपरोक्त कथन सत्य हैं और नीचे जो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी है यही क्या हो जाएगा, असत्य उत्तर हो जाएगा। और जब असत्य पूछा गया है तो असत्य ही सत्य उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सत्य उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आगे के 3 प्रश्न हम करने वाले हैं ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। ठीक है, तवा बांध निर्माण के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कि तवा नदी पर बांध निर्माण 1958 में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। और आगे बताया जा रहा है कि 1980 में पूरा हुआ। और कथन बी है बांध निर्माण में जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भी बांध में डूब गई। तो दोस्तों जंगल का तो बहुत ही बड़ा हिस्सा डूबा ही डूबा, साथ में कृषि का भी बड़ा हिस्सा डूब गया। और कथन सी है दोस्तों जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। जो दोस्तों आदिवासी है, आदिवासी कहाँ जंगलों में रहते हैं, और जब पूरा का पूरा उनका गांव या जंगल डूब गया तो वो अपना सब कुछ उसमें खो बैठे। ठीक है, और कथन डी है दोस्तों इनमें से कुछ विस्थापितों ने, जो जंगल से क्या हुए दोस्तों विस्थापित हुए, अपना घर बार छोड़कर उन्हें दूसरे जगह पर रहकर गुजारा बसारा कर रहे हैं। तो आगे बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सत्य कथन कौन सा है, ए नहीं बी सी और डी ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, और ए कथन क्यों असत्य है, तो दोस्तों यहाँ तक तो बात सही है कि तवा नदी पर बांध निर्माण 1958 में आरंभ हुआ, लेकिन पूरा कब हुआ दोस्तों 1980 में नहीं पूरा हुआ, ये 1978 में तवा बांध निर्माण बनकर पूरा हो गया। तो इसलिए कथन ए यहाँ पे क्या हो जाना है दोस्तों, असत्य होना है। जब कथन ए असत्य है, जहाँ जहाँ ए है उनको हम काट देंगे। ठीक है, और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सी और डी ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, और ये आज के लिए दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तवा बांध के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों हमें तवा बांध के संबंध में क्या करनी है, असत्य कथन की पहचान करनी है। प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कथन ए है कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इससे पहले जो तवा बांध है 1994 से पहले इस पर मछली पकड़ने का जो दोस्तों अधिकार था वो कौन, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं विस्थापित है वही उसमें मछली पकड़ रहे थे। लेकिन 1994 में दोस्तों जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, उसने मछली पकड़ने का अधिकार दोस्तों निजी ठेकेदारों को दे दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही कथन है। और कथन बी है दोस्तों इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया। तो दोस्तों जब इन्हें ठेका दिया गया तो ये स्थानीय लोगों को क्या काम से अलग कर देंगे कि भैया इसमें मछली हम पकड़ने वाले हैं, इसका ठेका हमने लिया है, तो वो क्यों ही किसी दूसरे को पकड़ने देगा। ठीक है, और बाहरी क्षेत्र से उन्होंने क्या सस्ते श्रमिक बुला लिए। एक तो दोस्तों इन्होंने स्थानीय लोगों को क्या काम से अलग कर दिया, और फिर उन्होंने क्या करा बाहरी क्षेत्रों से सस्ती दामों पर क्या है श्रमिक बुला लिए। और सी कथन है दोस्तों ये उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सही है। और सी है ठेकेदारों के गुंडे बुलाकर, ठेकेदार ने दोस्तों गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक सही बात है। और आगे बताया जा रहा है जिससे लोग वहाँ से हटने को तैयार हो गए। तो दोस्तों जब ठेकेदार ने गुंडे बुलाए और उन्होंने धमकियां दी तो वहाँ से लोग हटने को तैयार हो गए। ये कथन इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा गलत। जब ठेकेदार ने क्या गुंडे बुलाए तो वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, और जब तैयार नहीं हुए तो दोस्तों उन्होंने अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए उन्होंने तवा मत्स्य संघ का क्या करा दोस्तों, उन्होंने निर्माण करा। ठीक है, तवा मत्स्य संघ का उन्होंने क्या करा, निर्माण करा। तो चलिए दोस्तों इसका अगर हम बात करते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कथन सी क्या है, हमें असत्य पूछा गया था तो असत्य कौन सा है, सी है, और असत्य सी है तो ऑप्शन नंबर
3 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को पढ़ने से पहले या अंतिम प्रश्न को करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों इस प्रश्न को करने के बाद एक प्रश्न हम पिछले क्लास में गलत बता दिए थे, फ्लो में दोस्तों हमसे गलत हो गया था, तो साथ में उस प्रश्न का उत्तर भी इस प्रश्न के बाद हम जानने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में एक प्रश्न हमसे क्या हो गया था, गलत हो गया था, तो उसको भी हम सही करने वाले हैं इस प्रश्न के बाद। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तवा बांध से विस्थापितों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों कथन ए है 1996 में। तो दोस्तों मछली पकड़ने का अधिकार निजी ठेकेदारों को कब दिया गया, 1994 में दिया। 1994 कब दिया गया दोस्तों, ठेकेदारों को 1994 में दिया गया। और 1996 में क्या किया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशयों से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को दे दिया। तो दोस्तों 94 में तो ठेकेदारों को दे दिया, फिर वापस विस्थापितों को कब दिया, 1996 में। ठीक है, विस्थापित को दे दिया गया। और कथन बी है दोस्तों 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष, दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको हम क्या प्रश्न के आकार को छोटा कर लेंगे। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज पर देना स्वीकार कर दिया, बिल्कुल सही बात है। और अगला है दोस्तों इस तरह 2 जनवरी 1997 को यहाँ तवा होना था दोस्तों। ठीक है, तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों ने नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। ठीक है, उनके जो 233 गांव हैं इनके लिए नया साल आरंभ कब हुआ, 2 जनवरी 1997 में। तो दोस्तों उपरोक्त तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर जो हमने पिछले क्लास में हमसे गलत हो गया था। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने इस प्रश्न का उत्तर जो बताया था, तो उत्तर हमने कौन सा प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 बताया था, जबकि इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 होना था। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों अगर हम कथन ए की बात करते हैं कि भारत के हर राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो दोस्तों यहाँ तक तो बात सही है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, विधानसभा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होना था, गलत होना था। और अगर हम अगले ऑप्शन देखें कि बी में है कि प्रत्येक राज्य कहीं निर्वाचित क्षेत्रों में बटा होता है, बिल्कुल सही बात है। और हिमाचल प्रदेश में निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं, 68 है। ठीक है, 68 निर्वाचित क्षेत्र हैं, ये बात भी सही है। और डी वाली बात भी सही है कि हर निर्वाचित क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, बिल्कुल सही बात है। और जो क्या है, विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों यहाँ पे बी और सी और डी सही उत्तर कथन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाना था। और पिछले क्लास में हमने क्या है, ऑप्शन नंबर 4 को फ्लो में हमसे गलत हो गया था। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करें कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो उस प्रश्न को हम इस प्रश्न में जान सकते हैं। तो निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा नहीं है, तो कौन से की नहीं है, तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की भी अपनी विधानसभा है, और दिल्ली के पास भी है, और पुडुचेरी के पास भी है, चंडीगढ़ के पास नहीं है। तो दोस्तों हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के पास क्या है, विधानसभा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके पास अपनी क्या है, विधानसभा है। और इनके अलावा जो दोस्तों 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके पास अपनी विधानसभा नहीं है, उनके पास विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।